स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले वह स्टूडेंट्स जो BA, BCom या BSc कर रहे हैं। उनके सभी के पास EVS का सब्जेक्ट होगा। एनवायरमेंटल स्टडी वाले सब्जेक्ट के यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 2 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3, 4 और 4 के भी सारे पार्ट्स हमने बना रखे हैं और उसके अलावा यूनिट 5 का ऑलरेडी चैप्टर 1 जो है लोड हो रखा है। वो आपको ऑलरेडी वीडियोस उस पर बन रखी है। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जा कर के आपको उन वीडियो को देखना है ताकि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में समझ सको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर लेना और प्लेलिस्ट ओपन करके देख लेनी है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई डाउट है, चाहे वो प्रिपरेशन रिगार्डिंग हो, एग्ज़ाम रिगार्डिंग हो, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वो डाउट को क्लियर कर सकते हो। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपके हर एक डाउट को क्लियर भी करें। और साथ ही साथ यहाँ पर आप समय दर समय पर प्रीवियस ईयर पेपर्स, कुछ क्वेश्चन बैंक्स, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइड होती रहती है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो आप सभी लोगों के लिए। देर ना करते हुए अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और यूनिट जितने भी हमारे 4 की 4 वीडियोज़ हैं उन 4 की 4 वीडियोज़ को देखिए। और इस वीडियो में हम यूनिट 5 का चैप्टर 2 जो है डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर 2 का नाम है नाभिक के खतरे किनके ऊपर? मानव स्वास्थ्य के ऊपर। नाभिक यानी न्यूक्लियर सुना होगा आप लोगों ने, न्यूक्लियर विस्फोट, है ना? ये चीज़ आपने सुनी ज़रूर होगी। न्यूक्लियर को हिंदी में कहते हैं, हिंदी की सरल भाषा में कहते हैं परमाणु विस्फोट। तो जानते हैं कि न्यूक्लियर यानी कि परमाणु विस्फोट मानव के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये पढ़ेंगे ऑल ओवर चैप्टर में और यूनिट में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और समझते हैं यूनिट 5 के चैप्टर 2 को। रेडियोधर्मी, है ना, नाभिकीय विस्फोट। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? नाभिकीय विस्फोट, न्यूक्लियर हैजर्ड्स। अत्यधिक रोशनी और गर्मी के नुकसानदायक तरंगे और दूर दूर तक फैलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ वाला विस्फोट, यानी कि यह वह ऊर्जा है जो बहुत ही ज़्यादा तरंगे होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और इनको क्या बोला जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थ वाला एक विस्फोट कहा जाता है। जो न्यूक्लियर हैजर्ड्स होता है यानी कि जो नाभिकीय विस्फोट होते हैं वो आपके हवा, पानी और भूमि पर क्या करता है? गहरा प्रभाव डालता है। अब थोड़ा समझते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ को किसको बोला गया है। ये वह पदार्थ जो स्वयं की ऊर्जा निकालते हैं, क्या बोला जाता है? उनको रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाला विकिरण यानी कि रेडिएशन, जो उससे निकलने वाला प्रकाश होता है ना, उसको कहा जाता है रेडिएशन। रेडियोधर्मी से क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है, जो कि उसका खुद का क्या है? प्रकाश है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, प्रकाश है। और उसी प्रकाश को कहा जाता है रेडियोधर्मी का प्रदूषण, जिसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। जैसे आपका थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब रसायन। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये तो आई थिंक आपने हिरोशिमा और नागासाकी का न्यूक्लियर विस्फोट के बारे में सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। ये जापान के 2 राज्य हैं। जापान के जो देश है जिस पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। 12th क्लास में भी ये टॉपिक आया था, जिसके कारण जापान में काफ़ी बड़ी तबाही देखी जाती है और आज के टाइम पे भी बच्चों ये देखी जाती है। इसी दौरान रेडियोधर्मी पदार्थ का क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ, जिसने न केवल हवा, पानी और भूमि को प्रभावित किया बल्कि मनुष्य, जीव जंतु भी इससे प्रभावित हुए। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी कचरा जो होता है, कचरा मुख्यतः नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। यानी कि रेडियोधर्मी होते हैं, ये जो अपनी प्रकाश की ऊर्जा वाला जो ताकतवर ऊर्जा होती है वो नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है, न्यूक्लियर विखंडन से। रेडियोधर्मी कणों का 15 से 20% प्रभाव समताप मंडल में पहुंचता है। यानी कि जो समताप मंडल है, अगर आपने वायुमंडल वाले यूनिट को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वायुमंडल में कई सारी परतें हैं। सबसे नीचे जहाँ पर हम लोग सर्वाइव करते हैं वो कौन सा मंडल होता है? वो क्षोभ मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल। और उसके ऊपर जहाँ आपके हवाई जहाज ये सब उड़ान भरते हैं वो कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल।
तो 15 से 20% का जो प्रभाव पड़ता है वो समताप मंडल पर पड़ता है न्यूक्लियर विस्फोट का, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थों का। अब हम पढ़ेंगे IAEA के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके अनुसार 88% रेडिएशन क्या है, रेडियोधर्मी का प्रदूषण। 88% रेडिएशन जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से होता है और केवल 12% रेडिएशन मानव स्रोतों से होता है। ये कौन कहता है, ये IAEA द्वारा कही गई एक रिपोर्ट में शामिल कही गई है। रेडियोधर्मी का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव है हम ये देखेंगे। देखिए, रेडियोधर्मी से ना कई सारे विकिरण निकलते हैं, जैसे आपका अल्फ़ा, गामा, बीटा, 4 विकिरण होते हैं। ध्यान देना इधर, रेडियोधर्मी से 4 विकिरण निकलते हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा और ये जो है 3 तरीके के विकिरण देखे जाते हैं। 3 मेन है आप लोगों के, ये 3 तरीके के विकिरण जो है वहाँ से देखे जाते हैं। तो इन विकिरण यानी कि प्रदूषणों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है अब हम ये देखेंगे। अल्फ़ा के विकिरण के कारण क्या हो सकता है, मानव को त्वचा रोग हो सकता है। अगर बीटा का उन पर प्रदूषण पड़ता है तो उनके शरीर में अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या आ सकती है। गामा से पृथ्वी की सतह और समस्त परिवेश प्रभावित होती है। साथ ही साथ अगर कोई गर्भवती महिला होती है, जिनके पेट में कोई शिशु पल रहा होता है, उनको भी इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। हमारा जलवायु जो है प्रदूषित हो सकता है, वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। मनुष्य की खून में गुणवत्ता जो है ख़राब हो सकती है, उससे कैंसर हो सकता है और बालों के झड़ने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसी कुछ बीमारियां जो हैं इन विकिरणों के मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। अब हम पढ़ेंगे रेडियोधर्मी का जल पर प्रभाव। जल दूषित होगा, ठीक। सबसे पहला कारण क्या होगा, जल दूषित होगा, जिसमें जल में रहने वाले जीवधारियों को खतरा है। पेयजल यानी पीने वाला जो जल होता है वो आनुवांशिक परिवर्तन देगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। शीतलक के रूप में जो है नदियाँ प्रभावित नहीं होती है। ये देखिए, नदियाँ प्रभावित नहीं होगी। अगर रेडियोधर्मी कहीं पर भी इतनी हाई एनर्जी में विस्फोट होगा तो क्या होगा, वहाँ की नदियाँ प्रभावित होगी ना। नदियों, अगर कचरा कहीं जम जाएगा तो वहाँ की नदियाँ आगे नहीं प्रभावित हो पाएगी। तो इस तरीके से नदियों पर इसका प्रभाव देखा जाता है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जल का प्रयोग होता है तो जल का काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, जीवों को खतरा है। आनुवांशिक परिवर्तन देखा जाता है, पीने के जल का नुकसान होता है। अब हम देखेंगे रेडियोधर्मी का मिट्टी यानी मृदा पर प्रभाव। सबसे पहली चीज़, मृदा प्रदूषित होती है, पेड़ पौधों में समस्या उत्पन्न होती है और पेड़ पौधों का अविकसित तरीके से विनाश भी होता जा रहा है। फलों के उपयोग में मानव स्वास्थ्य जो है उनको देखा जा रहा है। मानव पर्यावरण पर गंभीर संकट भी पैदा हो रखा है। अब हम रेडियोधर्मी का वायुमंडलीय प्रभाव देखते हैं। वायुमंडल पर प्रभाव से, वायुमंडल से क्या हो सकता है, मानव को रक्त कैंसर हो सकता है, गर्भवती महिला को खतरा हो सकता है, वातावरण दूषित होता है और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रभाव देखा जाता है। 1979 की घटना, एक USA में घटना हुई थी जिसको नाम दिया गया था द 3 माइल। इसके अंदर क्या था, एक विस्फोट हुआ था जिसके अंदर जिस फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ था, जिस जगह पे ये विस्फोट हुआ था, वहाँ पे कई सारे लोग शामिल थे। उन लोगों को जब वो कई सारे लोग शामिल थे, विस्फोट होने से क्या हुआ, उन सभी लोगों को बहुत ही बड़ी तरीके से जो है प्रभावी समस्या घेरनी पड़ी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका जो प्रभाव है आज के समय पर भी देखा जाता है। बहुत से लोग विकलांग हो गए, कुछ की तो जान ही चली गई, कुछ रक्त कैंसर से प्रभावित हो गए। गर्भवती महिला थी, उनके शिशु जो है उनके पेट में ही उनकी जो है हत्या हो गई, नहीं शिशु गर्भ जो है उनका ख़त्म हो गया। वातावरण प्रदूषित हुआ, वो अलग। तो लंबे समय तक इसका प्रभाव जो है देखा जाता है। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो नाभिकीय विस्फोट होता है उसके मानव स्वास्थ्य पर, जल पर, मिट्टी पर, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम थोड़ा इसका कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं, यानी बचाव और नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एकमात्र तरीका ये है कि मशीनों का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसको सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं। जैसे अमेरिका में घटना हुई, वहाँ की मशीनें ठीक तरीके से नहीं लगाई गई थी, जिस कारण ये घटना हुई, है ना। कहा जाता है, ऐसा मत है ऐसा। तो मशीनों का सुरक्षात्मक तरीक़ों से निर्माण होना चाहिए। नाभिकीय संयंत्रों में अधिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण ईंधन का प्रयोग होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं उसके थोड़ा सा इसके निपटारे के बारे में। नाभिकीय अपशिष्ट यानी न्यूक्लियर हैज़र्ड्स का जो है सुरक्षित तरीके से निपटारा कैसे किया जा सकता है।
कई सारी विधियां हैं इसको लेकर के। सबसे पहली विधि, सुरक्षित डिब्बों में भरकर उसे नीचे दफना देना चाहिए। यानी कि मान लो ये एक डिब्बा है, ठीक, इसके अंदर सारे न्यूक्लियर कचड़े भरे हुए हैं, कचड़े को क्या हुआ है, एक मिट्टी में गाड़ दिया, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। अब इसको गाड़ दिया, गाड़ने के बाद इसको दफना दिया। अब वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर जो है सड़ता चला जाएगा और रसायन बन जाएगा और मिट्टी में घुल जाएगा। तो ये है, और ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ प्रचलित है, अमेरिका में। हानिकारक व कम हानिकारक प्रकार के आइसोटोप्स में परिवर्तन, ये प्रक्रिया अत्यंत महंगी है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, आई होप ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये जो है वो आपका एक आइसोटोप है। ये देखिए इसके अंदर किस किस तरीके से मशीनें लगाई गई है, अटैच की गई है, जिसके अंदर काफ़ी बड़े तरीके से ऊर्जा की आवश्यकता है, जल की भी इसमें आवश्यकता है। ये देखिए जल की भी इसमें आवश्यकता है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पर भूमि के साथ साथ इसमें श्रम, जल, सब हर एक चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तब जा कर के एक आइसोटोप बनाया जाता है, जिसको हिंदी में समस्थानिक भी कहा जाता है। तो ये था आप लोगों का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2। यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि न्यूक्लियर विस्फोट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और मानव पर इसका क्या क्या प्रभाव है। सिलेबस में आपके इतना ही था, वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर हम 3 लेकर के आएंगे, ठीक। उसमें हम सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर 3 आएगा, बहुत जल्द वो आने वाला है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जहां आए दिन आपको सही समय पर सही अपडेट मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, एक बार और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरीके की वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना।